जी तो आज हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 3 है और आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी आज हम ये देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक ऐसा कंडक्टर रख दें जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगना शुरू हो जाती है और इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यानी फर्ज कर लें नॉर्थ पोल नीचे पड़ा हुआ है और साउथ पोल ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास दो रेल्स हैं, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, ऐसी एक रेल इस तरफ पड़ी है, दूसरी आपकी तरफ पड़ी है, यानी एक स्क्रीन के अंदर की तरफ और दूसरी आपकी तरफ। साथ ही साथ फर्ज कर लें इन दोनों रेल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना वो है L, उसको L का नाम दे दें, और साथ ही इनके ऊपर एक मूवेबल रॉड पड़ा हुआ है, यानी ऐसा रॉड जो इन दोनों रेल्स पे मूव कर सकता है। इसी तरह मैंने इन दोनों रेल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी इस तरफ वाले टर्मिनल को फर्ज कर लें पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इस तरफ वाले टर्मिनल को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब जरा गौर से मेरी बात सुने, करंट कैसे फ्लो करेगा ये बात याद रखें, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा, जिसमें आपको स्क्रीन के अंदर की तरफ भी सोचना पड़ेगा, अपवर्ड सोचना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में भी सोचना पड़ेगा, यानी 3 एक्सिस के अलोंग आपको सोचना पड़ेगा। तो फर्ज कर लें जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मैंने बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ रखा है और नेगेटिव इस तरफ रखा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी रेल्स के अंदर से करंट होता हुआ उस रॉड के अंदर से फ्लो करेगा और फिर वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। यानी अगर मैं इस रॉड की बात करूं जिसकी लेंथ को L का नाम दिया जा सकता है, जो रेल्स के दरमियान फासला है, इस रॉड के अंदर जिसकी लेंथ L है, इसमें करंट इन टू द पेपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो है पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैं ये अरेंजमेंट करता हूं ना और बैटरी का कनेक्शन बहाल करता हूं, यानी करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, तो ये रॉड पता क्या करता है? ये रॉड मेरी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यस, यानी इस रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी वजह से रॉड इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। अब हमने देखना है कि ऐसा क्यों होता है, या अगर ऐसा होता है तो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की। तो आपने सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाकर आपने इसको डिस्क्राइब कर देना है और आगे फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ जाएंगे। पहला रिजल्ट ये है कि जब हम इन दोनों रेल्स के दरमियान फासला बढ़ाते थे ना, यानी जो रॉड है जो दरमियान में हमने रखा हुआ है, इसकी लेंथ ज्यादा रखते थे ना, तो फोर्स ज्यादा लगती थी। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ रॉड। दूसरी बात, जब हम इस बैटरी की वजह से फ्लो करने वाले करंट को बढ़ाते थे ना, फिर भी फोर्स ज्यादा लगती थी, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करें, यानी नीचे स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल रखें, ऊपर स्ट्रॉन्ग साउथ पोल रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती थी तो ये फोर्स तब भी ज्यादा लगती थी। इसका मतलब है फोर्स इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चौथी चीज पे भी ये डिपेंड करता है और वो ये है, जरा गौर से ये मेरी बात सुननी है आपने, गौर करें। इस वक्त लेंथ ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल है? 90 का एंगल है, और जब हम 90 के एंगल रखते थे ना तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगती थी। और जैसे ही इस पूरी अरेंजमेंट को मैं ऐसे घुमाऊं, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेंज करना, सिर्फ आपने रेलिंग्स वाले अरेंजमेंट को ऐसे घुमाना है। अभी तो रेलिंग्स वाली अरेंजमेंट ऐसे आपको नजर आ रही है ना, इसको आप ऐसे घुमा दें, आपको ये रोटेट करते हुए भी नजर आ रही है। अब ये जो रेलिंग्स हैं ये ऐसे इस तरह हो गई हैं दोनों रेल्स, और जो अंदर पड़ा हुआ रॉड है ना वो इस डायरेक्शन में हो गया। अब आप गौर करें, रॉड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं।
और आप गौर करें, करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है रॉड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, दोनों में एंगल कितना हो गया? 0। और इस ओरिएंटेशन में फोर्स पता कितनी लगती है? नहीं लगती। और जैसे ही हम पहली वाली ओरिएंटेशन करते हैं, पहली वाली अरेंजमेंट करते हैं जिसमें लेंथ ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड का 90 का एंगल बन रहा है, तो फोर्स मैक्सिमम लगती है। ये बात याद रखें, हर ऐसी क्वांटिटी जो 90 डिग्री पे मैक्सिमम आंसर दे रही है और 0 डिग्री पे मिनिमम आंसर दे रही है, समझ लें कि वो क्वांटिटी साइन फंक्शन के मुताबिक चेंज हो रही है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि 0 एंगल पे साइन फंक्शन का आंसर कितना होता है? 0। और 90 एंगल पे साइन फंक्शन का आंसर कितना होता है? मैक्सिमम, यानी 1। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा हमने कोई एंगल ले लिया, फर्ज कर लें अल्फा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज नोट करने वाली है कि यहां जो लेंथ ऑफ रॉड है ना, उसको हमने वेक्टर की शक्ल में लेना है। यानी फर्ज कर ले मैं लेंथ को वेक्टर ले रहा हूं, जो रॉड की लेंथ है। अब वेक्टर लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर ये वेक्टर के तौर पे हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लेंथ जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हम वो लेंगे जो रॉड की अपनी लंबाई है, और इसकी डायरेक्शन वो लेंगे जो करंट की डायरेक्शन है। तो इस रॉड में करंट की क्या डायरेक्शन है? इनटू द पेपर, अंदर की तरफ। इसका मतलब है लेंथ की डायरेक्शन भी इस वक्त हम कौन सी लेंगे? इनवर्ड। तो बहरहाल एल और बी इनके दरमियान इस वक्त एंगल कितना है? 90। हम फर्ज कर लें इस एंगल को अल्फा का नाम दे देते हैं। 90 के अलावा कोई और भी तो एंगल हो सकता है ना, तो इसलिए जनरलाइज करके अल्फा का नाम दे दिया और हमने कह दिया दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। ओके, अब मैं ऐसा करता हूं, इन चारों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर लेता हूं। जब मैं इनको कंबाइन कर लूंगा तो मेरे पास फोर्स का रिलेशन बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B साइन ऑफ अल्फा। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, आप उसे K का नाम दे दें। लेकिन ये बात भी याद रखें कि अगर हम फोर्स, करंट, एल, बी, साइन अल्फा इन सब के ऐसा यूनिट्स यूज करें ना, तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब है हम ऐसा यूनिट्स की कंडीशन लगा के K की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 1। तो आपके पास बच गया F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। अब जरा गौर करें, आपको इस फॉर्मूला में साइन अल्फा नजर आ रहा है। आपको याद है आपने साइन फंक्शन और किस फॉर्मूला में पढ़ा है? फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में हमने एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था जिसमें साइन फंक्शन आता है। तो इसको भी हम वेक्टर प्रोडक्ट की शक्ल में बना सकते हैं। बस करना क्या है, ये तो हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दें, एरो लगा दें। बाकी राइट हैंड साइड पे क्या है? आई एल बी साइन अल्फा, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लिख दें एन हैट। अब जैसे आपको वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन हैट, तो यहां भी तो ये ऐसी शक्ल में लिखा हुआ है। आप करंट को साइड पे कर लें और एल बी साइन थीटा साइन अल्फा जो लिखा हुआ है ना, उसको हम लिख लेते हैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास फोर्स का फाइनल फॉर्मूला आ गया जो इस रॉड पे लग रही थी। अब मजीद कुछ बातें देखते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लूं। दोबारा से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वो था F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। केस 1 हम ये लेते हैं कि ये मिनिमम कब लगेगी, मिनिमम फोर्स। उसके लिए याद है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम इस अपरेटस को थोड़ा सा मूव करते हैं ना, इस तरीके से, यानी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो L और B के दरमियान 0 एंगल हो जाता है। इसी तरह अगर आप इस अपरेटस को घुमा के ऑपोजिट कर दें, यानी L की डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी रॉड के अंदर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, अब एंगल कितना हो गया? अब 180 हो गया। इन दोनों सिचुएशंस के लिए फोर्स नहीं लगती और फॉर्मूला भी हमें यही बता रहा है। आप अल्फा की जगह चाहे 0 पुट कर दें, चाहे 180 पुट कर दें, आंसर
जीरो ही आएगा, क्योंकि साइन फंक्शन 0 या 180 दोनों एंगल्स पे जीरो आंसर देता है। तो आपके पास फोर्स कितनी हो गई? जीरो। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में बिल्कुल वही डायग्राम है जो हम शुरू से बना के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको रॉड नजर आ रहा है इस तरह से, और रॉड के अंदर करंट है इन टू द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड। दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। यानी रॉड इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो दोनों में 90 का एंगल हो गया। और जब आप 90 एंगल पुट करेंगे तो साइन 91 यानी मैक्सिमम होता है। तो आपके पास बाकी क्या बचा? F इज इक्वल टू ILB। अब चूंकि साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम आपने पुट किया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज मैक्सिमम। इसका मतलब है 90 डिग्री एंगल पर फोर्स मैक्सिमम लगती है। अब ऐसा करते हैं, यहां से हम B का फॉर्मूला बना लेते हैं। B किसके इक्वल है? अब ऐसा करें, I और L को नीचे डिवाइड कर दें, तो B का फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय IL। अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने के काबिल हो गए हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन पता किसका नाम है? इसी B का नाम है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। B, अब मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं, जरा गौर से फॉर्मूला को देखें। B इज इक्वल टू F मैक्सिमम डिवाइडेड बाय IL। अगर मैं करंट को 1 एम्पेयर कंसीडर कर लूं और लेंथ ऑफ रॉड को भी 1 मीटर कंसीडर कर लूं, तो बाकी क्या बचेगा फॉर्मूला में? सिर्फ मैक्सिमम फोर्स। और हम ये भी जानते हैं मैक्सिमम फोर्स कब लगती है? जब अल्फा 90 हो, यानी रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो। तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स on a rod of length 1 meter carrying a current 1 ampere placed at 90 degree with the magnetic field। यानी अगर आप रॉड को 90 डिग्री पे रखेंगे और उस रॉड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा और उस रॉड की लेंथ 1 मीटर होगी, तो उस पे जितनी भी फोर्स लगेगी इसे हम नाम देंगे कैपिटल B, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमने मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख ली, जिसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हम इसका ऐसा यूनिट डिफाइन करते हैं। इसका ऐसा यूनिट पता क्या है? टेस्ला। टेस्ला एक बड़ा मजे का साइंटिस्ट था, बड़ा फेमस, उसका बड़ा ही ज्यादा काम है, निकोला टेस्ला। इस पे हम कभी अलग से किसी अलग लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। अब हम टेस्ला को डिफाइन करते हैं। अब गौर करें, सेम उसी फॉर्मूला पे अगर मैं लेंथ 1 मीटर कंसीडर कर रहा हूं, करंट 1 एम्पेयर फर्ज कर रहा हूं, लेंथ 1 मीटर कंसीडर कर रहा हूं और एंगल 90 कंसीडर कर रहा हूं, और अगर फोर्स भी 1 न्यूटन लगना शुरू हो जाए, तो मैं कहूंगा दिस मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1 टेस्ला। यानी अब फोर्स की जगह भी 1 न्यूटन फर्ज कर लें, नीचे I की जगह 1 एम्पेयर, L की जगह 1 मीटर, तो B कितना हो जाएगा? 1 टेस्ला। तो टेस्ला का फॉर्मूला बन गया, टेस्ला इज इक्वल टू फोर्स की जगह न्यूटन, N डिवाइडेड बाय एम्पेयर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। अब हम आते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। तो चूंकि फोर्स का वेक्टर की फॉर्म में जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो था IL क्रॉस B, और ये हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड कर्ल रूल यूज करते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। आज मैं दोबारा वही रूल यहां पे यूज करने लगा हूं। जरा गौर से देखें, L की डायरेक्शन है इन टू द पेपर और B की डायरेक्शन है अपवर्ड, और वेक्टर प्रोडक्ट जो हमें नजर आ रहा है L क्रॉस B है। L की डायरेक्शन की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को करें, जो अंदर की तरफ है, बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं लेकिन इतना ही हो रहा है, और B अपवर्ड है। आप L को B की तरफ घुमाएं, यानी इन टू द पेपर राइट हैंड की फिंगर्स करके इसको ऊपर घुमाया तो थंब इस तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। इसका मतलब है इस रॉड पे मेरी तरफ फोर्स लग रही है, और असल में एक्सपेरिमेंटली ऐसा ही हो रहा था। इसीलिए तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में L को पहले लिखा था और B को बाद में लिखा था।
अदरवाइज हमें किसने बताया था कि एल को पहले लिखना है? तो ये जो एल क्रॉस बी करने से फोर्स की मेरी तरफ डायरेक्शन आ रही है, ये एक्चुअली हमने वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब लिखा था तो जानबूझ के एल को पहले लिखा था ताकि फोर्स की यही डायरेक्शन आए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन यही थी। इसका मतलब यह हुआ कि एल क्रॉस बी करने का मकसद क्या था? इस फोर्स की डायरेक्शन को जस्टिफाई करना, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। यह बात याद रखें, आज का सारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन की जस्टिफिकेशन है, या इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जस्टिफिकेशन है। अब हम एक और छोटी सी बात की तरफ आते हैं। अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक अल्टरनेटिव मेथड है जो बिल्कुल इस टॉपिक के एंड पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आज मैं करने लगा हूं। फर्ज कर लें हम राइट हैंड कर्ल रूल को इस्तेमाल किए बगैर भी फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उसका मेथड क्या है? फर्ज करें ऊपर नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है और नीचे साउथ पोल पड़ा हुआ है। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी नीचे की तरफ। और इसके अंदर एक वायर पड़ी हुई है जिसमें करंट बाहर की तरफ है, यानी आपकी तरफ, राइट, आउटवर्ड। अब ये बात तो हम जानते हैं कि अगर करंट आउटवर्ड हो तो राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक हम थंब को करंट की तरफ रखते हैं तो हमें राइट हैंड की फिंगर्स की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। वो क्या बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है वायर के उस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है और जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब है वायर के उस तरफ दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर मैं मेरी तरफ की बात करूं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड थी, लेकिन वायर वाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से अपवर्ड है। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसके नतीजे में ये बात याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगती है। इसका मतलब है इस वायर में जो इस तरह पड़ी हुई है, इस पे फोर्स लगेगी और ये मेरी तरफ आएगी। ये वायर किस तरफ आएगी? मेरी तरफ। अब मैं F = I L क्रॉस B के मुताबिक भी डायरेक्शन फाइंड करता हूं तो सेम डायरेक्शन आएगी। देखिएगा जरा, देखें करंट किस तरफ था? आउटवर्ड। इसका मतलब है L की डायरेक्शन किस तरफ हो गई? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ थी? डाउनवर्ड। तो अब आप क्या करेंगे? L क्रॉस B करना है तो राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक L को बाहर की तरफ रखें, यानी आउटवर्ड। राइट हैंड की फिंगर्स आउटवर्ड रखें, थंब और इसको B की तरफ घुमाएं, थंब मेरी तरफ आ रहा है, यानी इस वायर पे मेरी तरफ फोर्स लग रही है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। एंड पे छोटी सी एक बात आपको बता दूं, इसी टॉपिक में 2 MCQs हैं जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में आपको नजर आएंगे। और वो दोनों MCQs ये हैं कि अगर पैरेलल करंट्स हों, यानी 2 पैरेलल वायर्स हैं और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसकी क्या रीजन है? सेम इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने अभी डायरेक्शन फाइंड की है ना, सेम इसी मेथड से आंसर मिलेगा आपको। फर्ज कर लें हमारे पास 2 वायर्स हैं और दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं ऐसे, और दोनों में करंट आउटवर्ड है, मतलब करंट पैरेलल है। दोनों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, दोनों की वजह से एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अब आप जरा गौर से देखें, इन दोनों वायर्स के दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वायर्स के दरमियान में वीक हो जाएगी और साइड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगी। तो फोर्स किस तरफ लगती है? स्ट्रांग से
वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यानी आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हम कह सकते हैं पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपका एक एमसीक्यू है। और जो दूसरा एमसीक्यू यहां पे मेंशन्ड है वो है एंटी पैरेलल करंट्स के बारे में। यानी एक वायर में अगर करंट आउटवर्ड है तो दूसरी वायर में करंट इनवर्ड है। अब जिस वायर में करंट आउटवर्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जिस वायर में करंट इनवर्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आप जरा गौर से बात सुने, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों वायर्स के दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है। हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स सेंटर से अवे की तरफ लगेगी, यानी ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर।